1915 में नील बोहर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया था। जाहिर सी बात है बहुत पुरानी बात है, तो थोड़े से एरर्स भी पाए गए। अब जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब से क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो एक बहुत ही बेहतर मॉडल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मौजूद है। बट उस वक्त के लिहाज से बोहर के एटॉमिक मॉडल ने इससे पहले जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी, उसी की समझ लो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की। इसी वजह से काफ़ी किताबों के अंदर इस मॉडल को रदरफोर्ड बोहर मॉडल भी लिखा गया है, लेकिन हमारी किताब में ये बोहर एटॉमिक मॉडल के लिहाज से है, तो हम लोग डिस्कस भी उसी लिहाज से करेंगे। तो मैंने बताया 1915 में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही अच्छा मॉडल एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, उसके लिहाज से बड़ा अच्छी एक्सप्लेनेशन दी बोहर ने। और आज के इस लेक्चर के अंदर पता है हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से पॉस्टुलेट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो मॉडल है ना, अब जो मॉडल हमें पता है जो क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन के बाद का है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसके लिहाज से। तो उस वक्त जाहिर सी बात है इसमें कुछ लिमिटेशंस पाई जाती हैं जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए या एक्सप्लेन करने में फेलियर हुआ। तो वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और स्पेशली आज के लेक्चर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो अब बताता हूँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ होता है, और उनको हम कहते हैं ऑर्बिट शेल्स, या हम उसको कहते हैं एनर्जी लेवल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि इससे पहले हमें नहीं पता चला था, जो कि हमें बताया बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे आप देख लो, अगर आप कंप्लीट पिक्चर देखना चाहोगे ना तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब ये कि रिवॉल्व कर ही रहे होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। और वो जो पाथ होता है वो पाथ हम लोग जो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कंसिडर कर लेते हैं वो होता है सर्कुलर पाथ। ठीक है, हालांकि वो सर्कुलर तो नहीं होता 100%, लेकिन ये कि वो बात की बात मैं आपको लिमिटेशंस में समझाता हूँ। बट यहाँ पर सारी बात ये है कि हमने जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर स्टडी करना वो ये है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसका जो पाथ होते हैं, जो रास्ता होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि ये जो दायरा बना हुआ है ना, ये जो सर्कुलर बना हुआ है पैटर्न, ये एक्चुअली एक रास्ता है जिसको ये वाला इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। और ये जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि जो न्यूक्लियस है, ये बोहर के मुताबिक ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करता है खास डिस्टेंस पे, जिसे हम उस ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हैं। इसे ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। Second postulate, each orbit or shell has a fixed energy and these circular orbits are known as orbital shells. कहने की बात यह है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रहता है तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहती है। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी ना ही डिक्रीज होती है ना ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, बल्कि उसकी एनर्जी रहती है कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जिनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में रह सकता है कि जहां पर रहकर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल यानी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है, और वो नंबर ऑफ ऑर्बिट ही होते हैं। और किससे मल्टीप्लाई होता है वो इंटीजर, वो मल्टीप्लाई होता है h/2 से। जबकि h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। मैथमेटिकली देखो एंगुलर मोमेंटम वैसे खुद बराबर होता है mv/r के। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि एक्चुअली बराबर होता है mv/r के। लेकिन अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहता हूँ तो वो बराबर होता है nh/2 पाई। यानी कि उसने कहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। जबकि n क्या क्या हो सकता है, पहले ऑर्बिट के लिए n1 हो सकता है, दूसरे ऑर्बिट के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। m पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस ऑर्बिट का नंबर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। और जाहिर सी बात है वो पॉइंट में तो हो नहीं सकता, वो एक इंटीजर ही होगा। तो जैसा कि कहा था बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो बात करेक्ट है। और h का तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हाई एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो वो ऐसा करते हैं बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है उसको गेन करते हैं, और गेन करते हैं तो फिर वो पहुंच जाते हैं किसी हायर ऑर्बिट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो वो ऐसा कर सकते हैं बाय लूजिंग पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, तभी वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन हायर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। आप देखेंगे ये क्या करेगा, ये एक फोटोन को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और फिर मूव कर रहा है लोअर एनर्जी लेवल पे। पहले था हायर पे और फिर चला गया लोअर पे, और अभी लोअर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर कहाँ चला जाएगा, फिर चला जाएगा हायर ऑर्बिट में, दोबारा से रिवॉल्व करता रहेगा। दोबारा देखिए फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी को लूज करा, लोअर एनर्जी लेवल में आ गया हायर से, अब लोअर में रिवॉल्व कर रहा है। फिर जैसे ही लोअर में आके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब जाके वो मूव कर सकता है किसी हायर ऑर्बिट में। ठीक है, तो याद रखिए मैंने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, लेकिन जब हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, और जब लोअर से हायर में जाएगा तो ऐसा करने के लिए उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, जैसा कि अभी कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं मैथमेटिकली इस बात को समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं। जो पहला एनर्जी लेवल है उसका कोई एनर्जी होगी, उसकी कोई एनर्जी होगी, तो उसको हम कर देते हैं जहाँ पर अगर हायर से लोअर में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी लेवल अलग होगी। इसकी एनर्जी लेवल जो है फॉर एग्जांपल पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो ये इनिशियल हो गया, ये हो गया फाइनल, और मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो एक्चुअली हमें पता है E इक्वल टू एच नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ या बराबर होता है HC ओवर लैम्डा। और बाकी वो याद रखिए जो एनर्जी रिलीज करता है ना वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होती है, यानी कि EI माइनस EF या EF माइनस EI जो भी हो, एनर्जी का एब्जॉर्ब करना अलग है और रिलीज करना अलग है। और ये तो लॉजिकल सी बात है, हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और लोअर से हायर में जाएगा तो ऐसा करने के लिए उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। बाकी ये सारी वैल्यूज तो मैं बता चुका हूँ आपको। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन, C स्पीड ऑफ लाइट है, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ मैं कुछ लिमिटेशंस जो मैं आपको कह रहा था कि लिमिटेशंस ही बताएंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो पहली लिमिटेशन ये है कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमान इफेक्ट, यानी कि जो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स पे, उसके बारे में बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने कुछ भी नहीं बताया था। एक्चुअली हमारे कोर्स में है भी नहीं ज़ीमान इफेक्ट, बट ये है कि लिमिटेशंस तो स्टडी करनी है कि भाई बोहर एटॉमिक मॉडल क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो याद रखिए इस एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था ज़ीमान इफेक्ट को, क्योंकि इस मॉडल ने बताया ही नहीं कि कोई इफेक्ट होता भी है स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स पर या नहीं। सेकेंड, इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। एक इफेक्ट है जो कि इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। दो इफेक्ट्स होते हैं याद रखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। मैग्नेटिक फील्ड वाला ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। और ये दोनों ही जो इफेक्ट्स हैं इनको बहुत सारे मॉडल ने डिस्कस नहीं करा था और ये एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हो पाए। तीसरा, ये वायलेट करता है हमारे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम एग्जैक्टली किसी भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन बता ही नहीं सकते, ठीक है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ। जबकि इन बहुत एटॉमिक मॉडल हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ है, कितनी एनर्जी है, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि बात की बात है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाद में आया, और जाहिर सी बात है ये जो बहुत एटॉमिक मॉडल था ये वायलेट कर रहा है हमारे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और नंबर 4 जो लिमिटेशन है बहुत एटॉमिक मॉडल की वो ये है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उन स्पेक्ट्रास को जो कि हमें लार्जर एटम से मिलते हैं। ठीक है, ये हम स्मॉलर एटम्स पे तो अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन पे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लार्जर एटम्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको सही तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं होता।
सो दैट्स इट। ये लिमिटेशंस जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि भाई बात ये है कि हमारी सेकेंड ईयर की जो स्टडी है उसके लिहाज से तो बोहर सॉर्टिंग मॉडल को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने स्टडी करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्मॉलर एटम्स का, और वो तो बोहर ने अपने इस मॉडल के जरिए एक्सप्लेन कर ही दिया था। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।